Assalamu alaikum students. Hope so you are doing well and welcome to new topic that is molecular orbital theory. मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो आज का लेक्चर होने वाला है तमाम तर पहले वाले लेक्चर्स की तरह इंशाल्लाह आपको कोई फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको मैं बेसिक से लेके आपको एडवांस तक एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जो आपके जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, वो MD कैट है, वो ई कैट है, वो आपका JE है, वो नीट है, वो एडवांस है, IIT है, वट एवर द competitive exam in the world, inshallah this theory will definitely cover all the parameters of that competitive exams. So कॉपी पेंसिल लें और बैठ जाएं अपने नोट्स और अपना लेक्चर जो है उसको रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं इसको जो है वो नोट करें और फिर इंशाल्लाह जो है अपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और फिर बाद में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप स्कोर करें। मूव करते हैं जी टॉपिक की जानिब। जो मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी इसको प्रेजेंट किसने किया? एफर्न ने और मुलिकन ने। पहली दफा 1932 में इस कॉन्सेप्ट को दिया गया। अब हर चीज की एक खास वजह होती है। मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देने की भी एक खास वजह थी। उसमें यह था कि इससे पहले जो थ्योरी आई थी हमारे पास वो थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और VBT के ऊपर भी हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं VBT बाइकॉफ QAF, सो आपको वो भी हमारा लेक्चर मिल जाएगा। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें बहुत सारे डिफेक्ट थे, उसमें से चंद डिफेक्ट जो हैं वो मैंने यहां पर आपके सामने लिखे हैं। इन डिफेक्ट की बेस पर हमें यह पता लगा कि भाई अभी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक नहीं है, इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिफेक्ट नजर आ रहे हैं इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई थ्योरी में डिफेक्ट होता है इसका मतलब है हमारा नॉलेज अभी उसके बारे में कम है, हमने उसमें फर्दर रिसर्च करने की हमें जरूरत है। तो सिमिलरली VBT जो है वो फेल हो गई कुछ बातों को बताने के लिए, तो हमें यह महसूस हुआ कि भाई अब नई थ्योरी की जरूरत है या नया कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है, या अभी हमारे इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, उन कमियों को जो है वो हमें दूर करना है। अब VBT की जो पहली कमी थी या जो पहली उसमें गलती थी जिसको VBT एक्सप्लेन ना कर सकी वो थी पैरामैग्नेटिक नेचर और डायमैग्नेटिक नेचर। अब पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना, या मकनातीस जब आप लाते हैं ना उसके नजदीक तो वो मॉलिक्यूल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। आप इसको यूं याद कर ले, P से पैरा और P से प्यार, ठीक है, जो आप सारे कर रहे हैं। तो P से पैरा, P से प्यार, तो अब जो मॉलिक्यूल मैग्नेट से प्यार करते हैं, मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं, उनको आप कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और वो वाले मॉलिक्यूल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते या नहीं खींचे चले जाते, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? डायमैग्नेटिक। अब एक मॉलिक्यूल VBT के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए था आपके पास डायमैग्नेटिक, लेकिन रियलिटी में वो पैरामैग्नेटिक निकला। तो हमने जब ये साइंटिस्ट ने पूछा कि भाई ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक क्यों है, तो VBT के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो इसको एक्सप्लेन ना कर सके कि जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक है, नाइट्रोजन जो है वो डायमैग्नेटिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में कमी है, हमें इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिकंसीडर करना है या इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करने की जरूरत है। फिर जो दूसरा हमारे पास डिफेक्ट आया, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल टू द एब्जॉर्ब लाइट एंड गिव द कलर, कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो वो डिफरेंट कलर शो करते हैं, उनके अलग अलग रंग होते हैं। अब वो जो रंग हैं उनको मेरे बेटे VBT एक्सप्लेन नहीं कर सकी। जब पूछा गया कि ये कलर क्यों आ रहे हैं, ये रंग क्यों आते हैं, तो VBT के पास उसका भी जवाब नहीं था। फिर जो थर्ड थी वो ये डिफेक्ट था, इट इज अनसक्सेसफुल, कि VBT जो है वो नाकाम थी टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता ही नहीं सकती थी कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, और खास तौर पर ऑड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। ऑड से मुराद है 2, 3, 5, 7 और 9, जिनके इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं उनकी पोजीशन को जो है वो बता नहीं सकती। सॉरी 2 नहीं आएगा इसमें, 3, 5, 7 वगैरह। It do not explain the electronic spectra of a molecule,
जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा था ना, आपने बोर जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपने कहा कि बोर के जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप लेते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, तो वो ब्राइट जो है वो लाइंस होती हैं डार्क बैकग्राउंड पे, या डार्क ब्राइट जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइंस होती हैं, उससे एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप लेते हैं। अगर मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम लिया जाए वैसे ही जैसे एटम का लिया जाता है, तो उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम आता है उसकी जब एक्सप्लेनेशन आप करते हैं तो वीबीटी उसके अंदर भी बहुत सारी बातों के जवाब नहीं दे पाती। अब यहां पर जरूरत थी कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जा सके जो इन तमाम तर बातों के जो है वो जवाब दे सके। Molecular orbital theory is very complex as compared to valence bond theory. It do not explain the certain parameter, but it is a more complex, more accurately explain the paramagnetic and the diamagnetic the molecule. It also explain the bond order. Bond order stand for कि कितने bond molecule बनाएगा. It also predict the stability of the molecule. Whatever the molecule is the present, either it will be a more stable, less stable, and the possibility of the bond. Molecular orbital theory also depict that, also explain that why there is a no bond is a form between the He, why there is a no bond could be a form between the C2 molecule. So these are actually the advantages of the molecular orbital theory, which is make the molecular orbital theory more superior than that of valence bond theory, जो इसको बहुत बेहतर बनाती है। हायर लेवल के ऊपर मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हो जाएगी और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल है उनके ऊपर ये इसको क्या करेगी, इजीली एक्सप्लेन करती चली जाएगी। एक बात याद रखिएगा मेरे बेटे, जो मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये मैकेनिकल जो है ना, वेव मैकेनिक्स है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना, तो वो वेव लाइक भी मूव करता है, वो साथ साथ वेव के अलावा वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको डुअल नेचर कहते हैं। तो डुअल नेचर की बेस के ऊपर जो है वो मोलेक्यूल को एक्सप्लेन किया करती है। ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि उस दौर के अंदर जो वेव मैकेनिक्स थी वो बहुत ज्यादा मायनाज होने लगी, बहुत सारी उसमें एडवांसमेंट आने लगी, लोग उसको एक्सप्लेन करने लगे, तो इसको वेव मैकेनिक्स से भी सहारा मिल गया। तो मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो बेहतर एक्सप्लेन करने लगी एज कंपेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब चलते हैं जी इसके पोस्टुलेट्स की तरफ। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वैलेंस का मतलब होता है आखिरी, बॉन्ड का मतलब है बॉन्डिंग, और थ्योरी का तो मतलब थ्योरी हुआ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि जब भी एटम बॉन्ड बनाता है ना, तो उसके आखिरी जो है वो ऑर्बिटल मिला करते हैं। लेकिन जो पोस्टुलेट पहला है मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वो कहता है कि नहीं, एटम जब एक एटम है उसके फॉर एग्जांपल 2 ऑर्बिटल हैं, इसके 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये 2 और 3 आपस में मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इसके 2 के 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, इसके 3 के 3 मिलेंगे। जब ये दोनों 5 मिले तो नए ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अगर इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, 2 5 मिल गए किसी तरीके से, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 5 ही नए ऑर्बिटल पर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। उन ऑर्बिटल को क्या कहा करेंगे, मोलेक्युलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। अब वो जो मोलेक्युलर ऑर्बिटल होगा वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर होगा, एक एटम के ऊपर नहीं होगा। मसलन अगर आप बात करते हैं कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2, ठीक है, अगर नाइट्रोजन के एटम की बात करूं तो एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग एटम पे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे N2 के ऊपर हुआ करेगा। क्लियर होगी यहां तक बातें। तो पहला पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव द मोलेक्युलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और क्या पैदा किया करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चूंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऑर्बिटल में होता है, तो मेरे बेटे इसी तरह से कोई भी मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल होते हैं उसी में उसके इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे, उससे बाहर नहीं होंगे। यानी कि एमओटी कहती है कि जब एटम अलग होता है तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, जब वो मिलके मॉलिक्यूल बना देता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं हुआ करेंगे। इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑक्युपाई द मोलेक्युलर ऑर्बिटल एज इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, इसी तरह से मोलेक्युलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, मॉलिक्यूल के। नेक्स्ट मूव करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अट्रैक्टेड बाय द 2 और द मोर न्यूक्लियस। एक एटम है
उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल है उसके गिर्द घूम रहा है, एक एटम में एक ही न्यूक्लियस है, उसी को वो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस खींच रहा है। चूंकि मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचा करेंगे। यहां तक बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट है जी, ये जो मैंने अभी पहले भी बात बताई, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ अ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिला करेंगे उतने ही क्या बना करेंगे मेरे बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना करेंगे। अब एक एटम है उसका s 1s है, फॉर एग्जांपल ए एटम है कोई, उसका 1s मिलेगा बी एटम के 1s के साथ, ठीक है। अब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन विद 1s मोलेक्युलर ऑर्बिटल, दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद क्या होगा, बनाया करेंगे मेरे बेटे दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को आप कहा करेंगे बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल और एक को कहा करेंगे एंटी बॉन्डिंग, या इसकी प्रोनाउंसिएशन एंटाई बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल भी होती है। यानी कि एक एटम 1s के साथ मिला, एक और एक दो मिले और दो ऑर्बिटल बने, एक कहलाएगा बॉन्डिंग, एक कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग कैसे होगा, एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा, वो भी डिटेल में देखेंगे। जो उसमें बॉन्डिंग होगा ना उसकी एनर्जी होगी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हुआ करेगी ज्यादा। क्लियर? अच्छा, फॉर एग्जांपल इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है 5, इसकी एनर्जी भी है 5, टोटल एनर्जी कितनी हुई 10। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तब्दील हो गए तो अब इसमें जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना उसकी एनर्जी अगर होगी ना 2, तो एंटी बॉन्डिंग की होगी 8, लेकिन सम ऑफ एनर्जी विल नेवर एक्सीड देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कभी भी ज्यादा नहीं हुआ करेगी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी तरफ एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो क्या होगी मेरे बेटे, ज्यादा होगी। अगर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, वो जल्दी रिएक्ट कर जाया करेगा, वो टूट जाया करेगा, वो डीकंपोज हो जाया करेगा, वो स्टेबल नहीं है, अपने आप को नहीं रख सकता। क्लियर हो गया? और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज एस्ट्रिक। अब एस्ट्रिक क्या होता है, ये एक सिंबल है जिसको आप बनाते हैं पहले यूं दो क्रॉस लगा के, फिर एक सेंटर में क्रॉस और एक फिर इस तरह से। इसको हम यूजुअली पढ़ाया करते हैं स्टार, ठीक है, बुक में ना आपको स्टार मिलेगा लेकिन एक्चुअल में ये लफ्ज है एस्ट्रिक, दिस इज अ सिंबल। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर करता हूं बॉन्डिंग का सिग्मा तो वो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन मैं एंटी बॉन्डिंग का अगर सिग्मा यूज करता हूं तो मुझे उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा मेरे बेटे, एस्ट्रिक या स्टार लगाना पड़ेगा। अब जहां पर भी आपको स्टार मिलेगा इसका मतलब है कि वो एंटी बॉन्डिंग है, उसके एनर्जी जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर होगी मेरे बेटे यहां तक बातें? नेक्स्ट ऑफ वेव मैकेनिक्स के अंदर ये एक और कॉन्सेप्ट लाया था वेव फंक्शन का, जिसको कहा जाता है साई, इसको साई पढ़ा जाता है। साई बताता है, सिंपल जो साई है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। मसलन ये कहता था कि जी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है, और वेव जो है वो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि वेव कुछ यूं करके मूव करती हैं मीन पोजीशन से। तो ये जो चीज है ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड है। यानी कि मीन पोजीशन से ये नीचे वाली हाइट एक एम्पलीट्यूड और ये वाला दूसरा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इतना ऑर्बिटल होगा, आधा नीचे आधा ऊपर। तो अगर आप वेव फंक्शन साई का स्केयर ले लें, साई का क्या ले लें, स्केयर ले लें, तो स्केयर ऑफ वेव फंक्शन जो है वो उसको डिफाइन करता है, उसे कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस ऑफ एन एटम। It is a scale of the probability of the finding the electron in the atom is called the atomic orbital। लेकिन अगर आप इसी वेव फंक्शन का स्केयर लें किसी मॉलिक्यूल के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो उसको आप कहेंगे मोलेक्युलर ऑर्बिटल। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ आई थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा और फिर अगेन जो है वो इसको नोट कर लीजिएगा। सो साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव यूज इन द वेव मैकेनिक्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये शेरोडिंजर लेकर आया था। शेरोडिंजर जो था उसने पहली दफा इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था साई को, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि
चूंकि श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन थी ना वो अप्लाई होती थी मेरे बेटे एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अप्लाई होगी, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई नहीं होती। तो श्रोडिंगर से साई तो आपको मिल गया, वेव फंक्शन तो मिल गया, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3, 5, 10 या मल्टाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई नहीं होती थी। तो फिर हम एक उसका अल्टरनेटिव मेथड लेकर आए, उसको हम कहते हैं लिकाओ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लीजिएगा। L स्टैंड फॉर लीनियर, C फॉर कॉम्बिनेशन, A फॉर एटॉमिक, O फॉर ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अल्टरनेटिव था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था साई वाला। अब हमने कहा कि मोलेक्युलर ऑर्बिटल जो है वो मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर A एटम है, ये B एटम है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो साई A हुआ, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल साई B हुआ, दोनों आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। एक को क्या कहेंगे, साई ए बी बॉन्डिंग वाला और साई ए बी एंटी बॉन्डिंग वाला। अब ए और बी क्या है, ए बी एटम है, साई उनके ऑर्बिटल है। साई ए का मतलब है एक ऑर्बिटल, साई बी का मतलब है बी का ऑर्बिटल। अब प्लस माइनस दरमियान में लगा के दोनों को शो करते हैं, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे वाला, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर वाला। अब ये होता क्या है, मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल होगा वो नीचे और ऊपर, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों का कंबाइंड होगा। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग देखें तो जो प्लस होंगे ना, जहां पे साई वेव फंक्शन जो प्लस हो रहे हैं ए और बी के, अगर प्लस होंगे तो आप कहेंगे कि वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जहां पर एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग। या एक और तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जो वेव्स होती हैं उनको ऐड किया जा सकता है। ठीक है, दो वेव आपस में मिल सकती हैं, यानी कि ए और बी के साथ मिल सकती है। अगर आप दो वेव को ऐड करें, मिसाल के तौर पर एक वेव ये है और दूसरी इलेक्ट्रॉन की वेव ये है, दोनों अगर इस तरह से मिले कि इस वेव का जो ट्रफ है इस वेव के ट्रफ के साथ, इस वेव का क्रस्ट इस वेव के क्रस्ट के साथ मिल जाए। क्लियर है? अब क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, ये मेन पोजीशन है। ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ट्रफ कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट। तो अगर इसका नीचे वाला हिस्सा इसके साथ मिले, क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल जाए ऊपर वाला, और ट्रफ ट्रफ के साथ मिल जाए नीचे वाला, तो इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ हमेशा मेरे बेटे आपके पास क्या आते हैं, सिग्मा या जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते होते हैं। ठीक है, या वेव दूसरा तरीका यह है मिलने का कि अगर आपके पास जो क्रस्ट है, पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिल जाए। ठीक है, पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के साथ या दूसरे एटम के ट्रफ के साथ मिल जाए, तो जो वेव है वो माइनस हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो गई, शॉर्ट हो गया, वेव कम हो गई। ठीक है, तो उसके नतीजे के अंदर मेरे बेटे एंटायर बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं, और एंटायर बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम हुआ करती है। इसको मेरे बच्चे नोट करें। नेक्स्ट फिर हम जो है फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए बेटे, तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, तो देखिए मेरे बच्चे, ये जो है ना वेव ऐसे बनती है जब ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में मूव करता है। तो यहां पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको पॉजिटिव से शो करते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव से करते हैं। अब एक ऑर्बिटल की ये वेव लाइक मोशन है, दूसरे ऑर्बिटल की ये वेव लाइक मोशन है, तो इसका भी ऊपर वाला प्लस हुआ और नीचे वाला क्या हो गया, माइनस हुआ। ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। अगर ये प्लस इस प्लस के साथ मिलेगा तो इसका एम्पलीट्यूड साइज में बड़ा हो जाएगा। जब ये ट्रफ इस ट्रफ के साथ मिलेगा तो इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल में ये इतनी सी जगह पर इलेक्ट्रॉन आएगा।
ठीक है। और जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका साइज बढ़ जाएगा और इतनी जगह के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये ऊपर प्लस हो गया और ये वाला क्या हो गया, माइनस। अब क्रस्ट के साथ मिला है तो इसको आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। क्लियर है। अब यहां पर देखें, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला नेगेटिव। इसका प्लस अगर इसके माइनस से मिल जाए और इसका प्लस इसके माइनस से मिल जाए तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये कम हो जाता है। देखिए इसका एम्पलीट्यूड ये है, यहां पर आगे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया है, तो ये प्लस तो ऊपर वाला रहेगा, माइनस नीचे वाला। दीज आर नॉट एक्चुअली द चार्जेस, दीज आर एक्चुअली द डेजिग्नेशन ऑफ द साइन। ये चार्ज नहीं है, ये डेजिग्नेशन है। ऊपर वाले को प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां पर इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि इनका साइज इंक्रीज हुआ है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बिटवीन द न्यूक्लियस हुआ करेंगे। कहां हुआ करेंगे बेटे, बिटवीन द न्यूक्लियस होंगे। इस वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा करेंगे। क्लियर है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि ये अगर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर होंगे, ऐसे न्यूक्लियस से अवे होंगे। जब न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी उसको आप कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग को नीचे लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग को ऐसे ऊपर लिखते हैं। इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। अब जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो उसके अंदर इतने पॉसिबिलिटी हो जाते हैं, मतलब नोडल प्लेन भी आता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। नोडल प्लेन क्या होता है, वो रीजन जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, मिसाल के तौर पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिला दूसरे के साथ, तो वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ना हो, जीरो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर बना लेता हूं कि अगर एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, आपस में मिलने के बाद इस तरह का ऑर्बिटल बना दिया, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, या यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। ये जो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो हैं, इसको कहेंगे उसका नोडल प्लेन। क्या कहेंगे मेरे बेटे, इसको उसका नोडल प्लेन कह देंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो होंगे, नहीं पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसको उसका नोडल प्लेन कहा करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास कंडीशन फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, कि लीनियर जब कॉम्बिनेशन हुआ करेगा तो उसकी क्या क्या कंडीशन है और किस वक्त होगा और किस वक्त नहीं हुआ करेगा। अब देखें, पहला है सेम सिमेट्री। मिसाल के तौर पर अगर आप कंबाइन करवा रहे हैं किसी px को px के साथ ही कंबाइन हुआ करेगा, सिमेट्री सेम है, एक तरह का है, ओवरलैप कर सकता है, लेकिन आपके पास अगर एक ऑर्बिटल px है ऐसे और दूसरा py है ऐसे, तो ये आपस में बॉन्डिंग नहीं बना सकता। ये इसको यहां पर आगे टच करता रहेगा, यहां पर जब टच करेगा तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो ये है, इसकी सिमेट्री और है, इसकी सिमेट्री और है, तो px कभी भी py के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, सिमेट्री डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है, यानी कि डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अगर एक ऑर्बिटल यूं है, वो इसके साथ यूं ही कंबाइन कर सकता है ना, लेकिन अगर एक यूं है और एक यूं है, यूं कंबाइन कर सकता है? नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन ही नहीं ओवरलैप करेंगे। तो इसको जीरो बॉन्डिंग भी कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट जो हमारा वीबीटी का लेक्चर था उसमें भी एक्सप्लेन किया था जीरो बॉन्डिंग में। तो सिमेट्री होना जरूरी है। अगर सिमेट्री नहीं है, बेशक उनकी एनर्जी सेम है, सब कुछ सेम है, सिमेट्री डिफरेंट है, तो कभी भी ओवरलैप नहीं हुआ करेगा। अब नाउ जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये px के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं भी है तो एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, या नियरली सेम हो या सेम हो तभी ओवरलैप होगा। लेकिन ये भी बात 100% करेक्ट नहीं होती, क्योंकि जब आप दो बिल्कुल ही डिफरेंट एटम ले लेते हैं,
बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के, तो वहां पर कंबाइन हो भी जाता है, वहां पर कंबाइन ओवरलैप हो भी जाता है। लेकिन जनरली देखा गया कि सेम एनर्जी हो या इक्वल एनर्जी हो तो तभी ओवरलैप किया करेंगे, अदरवाइज ओवरलैप नहीं किया करेंगे। और नेक्स्ट है मैक्सिमम ओवरलैप, कि उनके दरमियान लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है कि वो मैक्सिमम ओवरलैप करें ताकि वो बॉन्ड उनका ओवरलैपिंग से टूटे नहीं, वो फिक्स रहे, वो मौजूद रहे, वो खराब ना हो, तो वो मैक्सिमम ओवरलैप में आएगा। तो मैक्सिमम ओवरलैप, दीज आर एक्चुअली द थ्री कंडीशन, इसको नोट कर लें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले सिमेट्री सेम हो, फिर दूसरी बात एनर्जी उनकी इक्वल या सेम हो, और थर्ड अगर उनकी ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो फिर ओवरलैप भी मैक्सिमम हद तक होना चाहिए, वो ओवरलैप खराब ना हो। अब आते हैं टाइप ऑफ मोलेक्युलर ऑर्बिटल। अब जी तीन तरह के होते हैं, एक को कहते हैं सिग्मा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, पाई उसका ये सिंबल हो गया, और आपके पास आता है डेल्टा, उसके लिए सिंबल ये यूज किया जाता है। क्लियर है? सिग्मा और पाई आपको छोटे मॉलिक्यूल में मिलेगा, जो कि जिनमें डी ऑर्बिटल होगा उनमें आपको मिलेगा डेल्टा। ये भी मैंने आपको जब बॉन्डिंग में पढ़ाया है, प्रीवियस लेक्चर को अगर आप देखेंगे हमारे, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे हैं, मैं उस लेक्चर का इसमें लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप देखेंगे डेल्टा बॉन्डिंग भी होती है। क्लियर है? जब डी ऑर्बिटल के लोग होते हैं ना, तो डी ऑर्बिटल एक जो है वो इस तरह से ओवरलैप करता है दोनों फ्रंट से आके, तो उसको आप डेल्टा बॉन्ड जो बनता है, तो उसमें डेल्टा बॉन्डिंग आप उसको कहते हैं। क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? अब देखिए, एक न्यूक्लियस है, एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, एक एटम का ये न्यूक्लियस है। जब इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में होगा, इसको कहते हैं इसका एक्सिस, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्सिस कहा करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के मॉलिक्यूलर एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, या अगर पाई बन रहा है तो वो एक्सिस से अवे होगा, या यहां पर अगर बनेगा ऐसे करके ऊपर या नीचे, यानी कि ये एक्सिस है ना, मॉलिक्यूल का एक्सिस है, अगर उस पर बॉन्ड बनेगा तो वो सिग्मा कहलाएगा, अगर उससे दूर बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास पाई, और डेल्टा भी जो है वो दूर ही बनता है, वो भी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर नहीं बना करता। यहां तक बेटे बात क्लियर होगी? अब चलते हैं जी इनकी मोलेक्युलर डायग्राम की तरफ, कि एमओटी डायग्राम एनर्जी वाली कैसे होती है। तो यहां पर याद रखिएगा, इनकी एनर्जी का जो ऑर्डर है ना, वो मेरे बेटे ये होगा, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। ठीक, मॉलिक्यूलर डायग्राम के लिए ये 2s ऑर्बिटल है, 1s भी ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही आपने बना देना, सिर्फ यहां पे 1s 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 और 1s लिख देना। तो मैंने 2s लिखा है, और यहां पर अगर एक एटम है उसका 2s मिलेगा, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, AO लिख लें, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s के साथ मिला तो दो तरह के ऑर्बिटल बने, इनको कहेंगे मोलेक्युलर ऑर्बिटल। ठीक है, एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। अब ये जो नीचे वाला है इसकी एनर्जी कम है, देखिए ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ये है, तो इसकी एनर्जी उससे कम है, तो इसको आप कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसकी एनर्जी ऊपर वाले की ज्यादा है, तो इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सपोज आपके पास इसकी एनर्जी है 5, सपोज कर रहा हूं, इसकी एनर्जी भी क्या है आपके पास 5, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई 10। तो अब जो आपके पास मोलेक्युलर ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे ये सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s है, तो सिग्मा की एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो सिग्मा स्टार की एनर्जी 8 होगी, दोनों का सम 10 आना चाहिए। अगर इसकी एनर्जी जो है वो आपके पास 3 है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, फिर 7 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे जी इसकी 5 है तो इसकी 8 कर ले, नो, ये जो एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो यहां पर रहेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वही डिवाइड हो जाएगी दोनों में, लेकिन मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी कम रहेगी और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होगी, बेशक थोड़ी सी ज्यादा। मिसाल के तौर पे अब दोनों का 10 है ना, 5 इसकी 5 इसकी, तो इसकी आप कर लें कि आपके पास आ जाती है 4, इसकी है 6, इतना भी डिफरेंस चल जाता है, लेकिन कभी भी ये 5 नहीं होगी। तो जो सम ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर होगा, वो कभी भी तब्दील नहीं होगा।
तो अब आते हैं जी 2p की तरफ। अब ये ऑर्बिटल आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2p है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी आपके पास मेरे बेटे क्या है 2p है। अब 2p जो होते हैं इसके डिफरेंट लोब होते हैं। जो ओरिएंटेशन है 2px, 2py, 2pz, इसी तरह से 2px, 2py, 2pz हो जाएगा। क्लियर? इसमें जो 2px है ना, जो 2px है वो हमेशा ओवरलैप करता है मॉलिक्यूल के किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर। यहां पर लिख लें अपने पास, 2px हमेशा ओवरलैप करता है मॉलिक्यूलर एक्सिस पे, यानी कि 2px एक्स एक्सिस में ऐसे है तो यहां पर भी हो जाएगा आपके पास ये एक्स एक्सिस पे, तो यहां पर ओवरलैप किया तो इसके इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान होंगे, तो जब दरमियान में होंगे तो उसके नतीजे में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है? क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर आप दूसरी बुक्स वगैरह को देखेंगे, कुछ बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह, तो वहां पर ये 2pz को कंसीडर करते हैं। उसकी भी रीजन है, वो ये है कि 2p जो z होता है उसके ऊपर लोब्स नहीं होते हैं। मतलब प्रॉपर जो होता है ना उसका रिंग शेप होती है ना, ऐसे ये यूं करके उसकी शेप होती है, यहां पर रिंग होता है, तो इसके प्रॉपर लोब नहीं होते। लेकिन हमारी मोस्टली बुक के अंदर जो है वो 2px को कंसीडर किया जाता है कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2px ने जब सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक 2px ये है, एक 2px ये है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दोनों मिले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने दो। एक बनेगा सिग्मा 2px, ये स्टार ऊपर नहीं होगा, ये सिग्मा 2px, यहां पर बनेगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है? अब आते हैं 2py यहां से और 2py यहां से, दोनों आपस में मिले तो चूंकि अब ये फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इनकी डायग्राम भी बना देता हूं। अब 2py फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये है, ऐसा 2py है, प्लस है माइनस है माइनस, इन्होंने आपस में कंबाइन किया तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा कि ये आपके पास हो गया 2p ये, और इस तरह से नीचे से भी जुड़ गए, ऊपर से दोनों आपस में ऐसे मिल गए और नीचे से भी आपस में मिलके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। 2py बना, 2py मिला तो दो 2p बने, एक 2py पाए, फिर 2py पाए स्टार, एक कम एनर्जी का एक एनर्जी से ज्यादा का, फिर 2pz भी इसी तरह से मिला और आपके पास बना पाए 2py पाए स्टार 2pz बन गया। क्लियर होगी यहां तक बातें बेटे? तो अब देखना क्या है कि हमने ये जो पाए हैं ये चूंकि ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, इनकी जो ओवरलैपिंग है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पर नहीं होती। 2py 2pz की ओवरलैपिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे नहीं आते, इस वजह से जो बॉन्ड बनता है वो मेरे बेटे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। जबकि 2px और 2px का जब ओवरलैप होता है, उस ओवरलैप के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर होते हैं। अब सेंटर के अंदर होने की वजह से यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक और बात भी है, वो भी नोट करें कि हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिस्टेंस कम हो गया। अब यहां से न्यूक्लियस से अवे हुआ तो न्यूक्लियस के साथ रिपल्शन बढ़ गई, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन बढ़ी, बढ़ने की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां पे, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में इस दूसरे को खींच के अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, तो इसमें रिपल्शन कम हुई, बॉन्डिंग में रिपल्शन कम होती है। क्यों? क्योंकि बेटे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग में जो है वो रिपल्शन ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो जाता है और न्यूक्लियस को क्या करता है, रिपेल करता है, और इसकी एनर्जी जो होती है वो उनकी निस्बत ज्यादा हो जाती है। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब हम चलते हैं जी इसकी फर्दर प्रैक्टिस करने की तरफ। इसको जो है वो नोट कर लें, फिर हम डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है मेरे बेटे हमारे पास ये एग्जांपल, और मैंने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो बनाई है आपके पास। एक ये वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है और ये एक वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है
इसको पहले समझ लेते हैं कि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो दो बनेंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये एंटायर बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। ये एक एटम यहां से ऐसे लिखने, एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे एटम की यहां से होगी, ये जो सेंटर में है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया? अब यहां से बनेगा सिग्मा 2px और उसके बाद एनर्जी होगी पाई 2py और पाई 2pz और इस तरह से आगे ऊपर चलते जाएंगे। एनर्जी का जो ऑर्डर है वो नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ेगा दोनों डायग्राम्स में। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 2s की है, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s की उससे ज्यादा होगी सिग्मा 2px की और उससे ज्यादा होगी पाई 2py, बराबर है दोनों की। देखे ना मैंने लाइन इक्वल लगाई है, तो इक्वल है पाई 2pz के। फिर इससे ज्यादा होगी पाई स्टार 2py, फिर होगी पाई स्टार 2pz और सबसे ज्यादा होगी सिग्मा स्टार 2px। मैंने आपको भी बताया था कि जो 2s है इसी के नीचे 1s भी होगा। क्लियर है? तो 1s को हम जनरली नहीं लिख रहे होते, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने इन्हीं को लिखा है। तो जब आप इसकी ऑर्डर लिखेंगे ना, ये जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो आप पहले वही लिखेंगे कि सिग्मा 1s उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 1s और स्टार उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फिर आ जाएगा सिग्मा, इसको जो है वो नीचे मैं लिख लेता हूं सिग्मा 2s उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2s की। फिर एनर्जी होगी आपके पास ज्यादा सिग्मा 2px सिग्मा 2px की। फिर एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, पाई 2py और इसकी बराबर होगी किसके साथ, पाई 2pz की। फिर एनर्जी वो आप लिखेंगे किसकी, पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी सिग्मा स्टार 2px की। क्लियर है? लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सर ये कौन सा केस है, ये बेटे चंद एलिमेंट के लिए केस है, आप इसको यूं शॉर्टकट बना लें BBCN। BBC न्यूज आपने सुना हुआ है ना, तो आप लिख लें BB कार्टून नेटवर्क, CN इज अ चैनल, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या आप ये कर लें कि BBC कोई भी एब्रिविएशन आप अपनी बना लें, लेकिन मैंने जो याद किया हुआ है वो BBC कार्टून नेटवर्क जो है वो उस तरह से याद किया हुआ है। तो B से बोरॉन, BE बेरिलियम, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, या यूं याद कर लें, या बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास, 7 होता है। तो इस तरह से तरतीब से भी आप याद कर सकते हैं। 4 5 6 7 के लिए जो है ये वाला फॉलो होगी एनर्जी, और ये वाला जो होगा, और इनके आयंस के लिए भी अगर इनके आयन भी साथ आ जाते हैं कि CN आप कहते हैं कि BE2 के लिए, B2 के लिए, C2 के लिए, N2 के लिए, ये वाली एनर्जी डायग्राम फॉलो करनी है। और दूसरे जो एलिमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और इनके आयंस के लिए आपने ये वाले सीक्वेंस को फॉलो करना है। डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस है और वो है 2p वाले में। यहां पर देखें सिग्मा 2py की एनर्जी ज्यादा है, किससे, पाई 2py और z से। यहां पर पाई 2py की एनर्जी ज्यादा है सिग्मा 2px की निस्बत। अब ऐसा क्यों है बेटे, एटॉमिक नंबर 4 5 6 और 7 यानी कि बोरान, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन के केस के अंदर आपके पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी 2s और 2p, इनका डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होता है, जिसकी वजह से जब ये ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप की वजह से यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे बेटे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का नहीं पता, सो ऊपर लिखे हाइब्रिडाइजेशन बाय QAF, तो वहां पर आपको इसके ऊपर भी हमारा डिटेल के अंदर लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो अब आपने यहां पर याद रखना है कि सिर्फ इन एलिमेंट के केस के अंदर 2s 2p के साथ ओवरलैप करते हैं और यहां पर क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो s का प्योर करैक्टर s नहीं रहता, p का प्योर करैक्टर p नहीं रहता, ठीक है। यानी कि इनके दरमियान में डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम है, इसकी वजह से इनका प्योर करैक्टर नहीं रहता, जिसकी वजह से 2py और 2pz की एनर्जी कम हो जाती है
और सिग्मा 2px की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जबकि इनके केस के अंदर जो बड़े एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उनके दरमियान ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी काफी ज्यादा रहता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो s का प्योर करैक्टर s रहता है, p का प्योर करैक्टर क्या रहता है, p रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया मेरे बेटे? तो यहां तक इसी तरह से आपने सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s और ये यहां तक किया जाएगा। इसके लिए भी आपने ये इस तरह का लिखना है। तो यहां पर सिर्फ क्या होगा कि ये वाला पहले आ जाएगा और सिग्मा 2px जो है वो इसके बाद ऑर्डर में आ जाएगा। क्लियर होगी? अब चलते हैं जी, इसकी हम कुछ एग्जांपल वगैरह को सॉल्व कर लेते हैं कि जी किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। चलें जी, अब मैं पहले बॉन्ड बनाता हूं जी आपके पास HE का। HE को मैं कर लेता हूं बाद में, क्योंकि मैंने 1s नहीं बनाया, तो मैं सीधा बना लेता हूं ऑक्सीजन के लिए। अब देखिए यहां पर लिखे ऑक्सीजन, यहां पर भी लिख दें ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो मेरे पास बनेगा 1s2 2s2 2p, आपके पास कितना आ जाएगा 4। क्लियर हो गया बेटे? एटॉमिक नंबर 8 है तो आपके पास कितना हो जाएगा 2p4 हो जाएगा। सिग्मा 1s का आप करेंगे, सेम सिग्मा 2s का। अब ये 2s है, यहां पर पूरे ऑक्सीजन को लगाना है। पहले मैं एक एटम के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑक्सीजन है ना, तो यहां पर एक ऑक्सीजन का एटम, यहां पर अभी मैं दूसरा ऑक्सीजन का एटम बनाने जाऊंगा। क्लियर है? बनाना आपने क्या है O2, जिसमें 2 एटम है। सिग्मा 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैंने यहां पर लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 4। ये हो गया एक ऑक्सीजन के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे ऑक्सीजन के लिए। दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी बेटे मेरे 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लगा लिए। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 4 हो गया। यह जब आपने ये वाला सीक्वेंस आपने जब इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखने हैं तो आपने 3 रूल्स को फॉलो करना है। पहला ये कि आपने इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी भरना है, यानी कि पहले नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को भरना है फिर ऊपर जाना है। जब तक नीचे वाला ऑर्बिटल नहीं भरेगा आपने ऊपर वाले में नहीं भरना। ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करना है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना है और होल्स रूल को फॉलो करना है। ये 3 रूल को आपने अपने जहन में रखना है। अगर आपको उनके बारे में भी नहीं पता कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, होल्स रूल क्या है, तो आप ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय QAF, तो वहां पर आपको हमारा वो भी लेक्चर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब जब यहां तक आपने कर लिया इस ऑक्सीजन के लिए ये वाला हिस्सा और ये वाली जो है वो दूसरी ऑक्सीजन के लिए, तो अब क्या करना है यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कैसे फिल करेंगे जी? मैं यहां पर देखें जी 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन है किसमें, इस 2s में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब ये भी 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ये 2s का पेट भर गया, 2 बच गए और 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख देंगे एंटी बॉन्डिंग में। 4 पूरे हो गए, आपका यहां पर खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब आ जाए यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड पर है, 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटे 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों में। अब 1 इलेक्ट्रॉन को आपने फिल करना है। 1 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर रख दिए। अब मैं 2 रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन शो करनी है। क्लियर हो गया? यहां पर आए 2py में पहले 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया। अब चूंकि 8 थे इलेक्ट्रॉन मेरे पास, मैंने तो अभी 2 फिल किए हैं और 2 यहां पर 4, अभी 4 पड़े हुए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल कर दें, 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर फिल कर दें। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 4 6। 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़े हुए हैं। अब दोनों एक में नहीं, अब ऊपर जाना है ना, तो दोनों एक में फिल नहीं करने, एक इसमें दे दें और एक इसके अंदर दे दें। क्यों? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जब डीजेनरेटिंग इलेक्ट्रॉन हो या ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो ऑर्बिटल हो जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहना पसंद करता है, पेयर होना पसंद नहीं करता। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा सेपरेट रहेगा, अलग रहेगा। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब हमने लास्ट में जो हमारा काम होगा वो हमने निकालना है मेरे बेटे बॉन्ड ऑर्डर को। अब बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालते हैं? नंबर, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इसे कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग
डिवाइडेड बाय 2, दिस वन इज अ फार्मूला। बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे वाले हैं, ये जिनके साथ स्टार नहीं है वो सारे बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जिनके साथ क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। काउंट कर लें जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है, 2 4 6 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो आप यहां पे लिखेंगे 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग के काउंट करें, एंटी बॉन्डिंग के 2 ये मौजूद है, 3 और 4। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन के साथ वो कितने बॉन्ड बना करेंगे मेरे बेटे, 2 बॉन्ड बना करेंगे, तब ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल कर लेगा। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब बतानी है कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अब यहां से ना आपने इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं तो क्या इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहां पर देखें, ये है अनपेयर, क्या है मेरे बेटे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी आपको अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका मतलब है वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनाता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर उसके गिर्द बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा, जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर? सो ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बाहर से मैग्नेट लगाएंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा तो वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसके लिए आप जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक। यही वीबीटी एक्सप्लेन ना कर सकी, जबकि एमओटी ने इस बात को क्या किया बेटे, एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब देखते हैं जी, इसमें से हम किसके लिए बनाते हैं, नाइट्रोजन के लिए बना लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास 7 है, तो मैं यहां पर भी एक नाइट्रोजन यहां पर, एक नाइट्रोजन यहां पर लिख लें और N2 के दरमियान में बॉन्ड बनाने लगा हूं N2 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p आपके पास हो जाएगा 3। क्लियर मेरे बच्चे? अब चले जी स्टार्ट करते हैं। 1s की आप बनाएंगे डायग्राम, सेम 2s की तरफ से यहां पे क्या लिखना है, 1 1 लिख देना है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले इस नाइट्रोजन को फिल करेंगे फिर इस नाइट्रोजन का। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2। इस नाइट्रोजन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 1 2 3, 3 यहां पर आ गए। अब यही काम इस नाइट्रोजन के लिए कर दे, 2 यहां पर आ गए 2s में, और इस नाइट्रोजन के लिए कितने आ गए, 3। ये अलग नाइट्रोजन एटम है, ये अलग नाइट्रोजन एटम है। क्लियर हो गया बेटे? अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं जी। यहां पर देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां पर देखिए 3 इस साइड पे 3 इस साइड पे, टोटल कितने हो गए, 6। तो आपने पहले इसको फिल करना है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तो एक आया, एक और आ सकता है, तो दूसरे को अपोजिट स्पिन के साथ लगाना है, सेम नहीं करनी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटे, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे 2px के अंदर, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में देखिए कितने हैं, 2 4 6 8। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। एंटी बॉन्डिंग में है कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 है, यहां पर एंटी बॉन्डिंग में 2 0 है, तो सिर्फ बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बेटे आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3, और इसको कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर होगा मेरे बच्चे? अब देखें क्या इसमें कोई, यहां पर नहीं देखना, यहां पर देखना है, ये जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल किया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखें क्या कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। यहां पर देखें नहीं, पेयर है, ये भी क्या है, 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 पेयर है। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, ऊपर तो है ही नहीं। इसलिए नाइट्रोजन जो होगा वो आपके पास मेरे बच्चे क्या हुआ करेगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? यहां पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपके पास है, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। यहां तक इसको नोट करें, इसको मैं साफ करके फिर जो है वो नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल को लिखता हूं। चलिए जी नेक्स्ट जो है बेटे एग्जांपल को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जी हीलियम का He2
तो आप देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके पास 2 होता है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर हीलियम का बनाता हूं तो यहां पे आपने लिख लेना है 1s। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 एक हीलियम में, और दूसरे हीलियम के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो आप 2 यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे यहां पर, 4 मुकम्मल हो गए। अब आप इसका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं आपके पास? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग वो भी 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। सो ये इंफिनिटी आता है। सो इसलिए आपके पास जो हीलियम होता है उसके दरमियान में बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बेटे, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं O2 माइनस को कंसीडर करते हैं। अब O2 की अगर हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इसको मैं अगेन 2s कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखे ना ऑक्सीजन की, तो बनती है 1s2 2s2 2p, आपके पास क्या बनेगा? 4। एटॉमिक नंबर 8 है ना। 2s के ऊपर आए तो 2s में इलेक्ट्रॉन, 1s के तो आप ऐसे फिल करेंगे, 2s के इलेक्ट्रॉन में आते हैं 2। इस साइड पे भी ऑक्सीजन है, इस साइड पे भी ऑक्सीजन है। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पर आ गए, p में 4 है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए p में। अब देखें कि आपने इनको फिलिंग करना है। ये तो हुआ एक ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए भी यूं फिल कर लें, पहले एज इट इज आप इसको फिल कर लें। लेकिन ऊपर देखें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इनाइन बना हुआ है, वो बेशक इसमें ऐड कर लें, बेशक इसमें ऐड कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैं अपनी जो है वो खुशी के लिए यहां पर ऐड कर लेता हूं। तो ये आपके पास O हुआ, तो ये आपके पास हो जाएगा O नेगेटिव। क्लियर है? ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, ये आपके पास बनते हैं 4, 5 और 4, ये 5 हैं, ठीक है। आपके पास 5 और 4 9 हो गए, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, कितने हो गए? 6 7 8 और 9। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8, 8 माइनस 2 4 6 5, 5 कर लें, डिवाइडेड बाय आपके पास बनेगा 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो आंसर जो आपके पास निकलेगा, पॉइंट्स में भी जा सकता है बॉन्ड ऑर्डर, कोई उसमें मसला नहीं है। अगर ये होता O2 नेगेटिव, तो अब आप क्या करते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज इसको दिया तो एक नेगेटिव इसको दे देंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए आपके पास? 5 और 5 10, 2 4 6 8 और 2 क्या हो गया आपके पास? 10। अब आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे? बॉन्डिंग में कितने? 2 4 6 8, बॉन्डिंग में 8 आ गए, एंटी बॉन्डिंग में 2 4 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड बन जाएंगे? एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास होता ये प्लस, मसलन O2 होता आपके पास प्लस, तो आप क्या करते? तो आपने बेटे जो इलेक्ट्रॉन ऐड, ये तो थी नॉर्मल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी नॉर्मल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपने चूंकि एक पॉजिटिव लेकर आना है, तो किसी एक पे पॉजिटिव दे दे। मैं मिसाल के तौर पर इस पे ही पॉजिटिव देता हूं। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब आपने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दें। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करें, 3 और 3 6 और 1 7 हो गए, 2 4 6 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो आप यहां पर या इसमें रख दें या इसमें रख दें। प्रॉपर्टी जिसके अनपेयर होंगे इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास क्या हुआ करेगा? हमेशा पैरामैग्नेटिक, और जिसके जो होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो आपके पास क्या होगा बेटे? डायामैग्नेटिक होगा। अब आते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करते हैं कार्बन पे। इस साइड पे भी लिख लें कार्बन, इस साइड पे भी लिख लें कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 6, तो मैं कहता हूं 1s2 2s2 2p, आपके पास हो गया 2। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, पहले इस कार्बन को फिल करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दें और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दें। अब देखें यहां पर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, 4 पूरे हो गए। ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। बॉन्डिंग में कितने? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू है आपके पास बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आपके पास बनेगा 2। इसका मतलब है कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कितना बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये भी नोट कर लें कि क्या इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। डायामैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा? डायामैग्नेटिक होगा।
क्लियर हो रही है बातें। इसी तरह से आप जो है वो बेरिलियम का निकाल लें, बोरान का निकाल लें, और किसी भी एलिमेंट का अगर आपने निकालना है बॉन्ड ऑर्डर या आपने निकालना है उसके बिहेवियर को, तो आप इस तरह से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चलते हैं ड्रॉबैक की तरफ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ड्रॉबैक क्या हैं। तो इसके ड्रॉबैक बहुत कम है एज कंपेयर टू दूसरी थ्योरी के। पहला तो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ये इजीली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए बनाई नहीं जा सकती। उसके लिए जरा यहाँ पर जो है वो चेंजिंग काफी ज्यादा करनी पड़ती है। छोटे मॉलिक्यूल के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए इसको बनाना जरा मुश्किल होता है। फिर अगर हम इसको देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करती थी। और एक और डिफेक्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उन मॉलिक्यूल को या वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें कोऑर्डिनेशन होती है, बड़े मॉलिक्यूल, उनमें से चंद मॉलिक्यूल को एमओटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर वो वाले मॉलिक्यूल या वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल को भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। क्लियर होगी मेरे बच्चे। तो ये थे कुछ डिफेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। उम्मीद है पहले की तरह आपको हमारे जो लेक्चर है ये भी बहुत उम्दा और बहुत पसंद आया होगा। हमने एक एक चीज को जो है वो कंसीडर किया, एक एक चीज को देखा, उसकी पॉजिटिव चीजों को और उसकी नेगेटिव या लिमिटेशन ड्रॉबैक्स को भी हमने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी। अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और नोट्स को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करें। एक और बात, अभी एक और एमसीक्यूज है वो भी जहन में आया कि अगर आपसे पूछा जाए ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बॉन्डिंग से ज्यादा होती है, कम, एमसीक्यूज है। तो आपने कहना है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है, ये एमसीक्यूज आता है। एंटी बॉन्डिंग की हमेशा एनर्जी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। वो यहां पर आ जाए बॉन्डिंग ऑर्बिटल या यहां पर आए, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मॉलिक्यूल की पूछे तो मॉलिक्यूल की आपने अगर इसकी यहां पर लिखनी हो कार्बन की, तो आप ऐसे लिखेंगे 1s जो है वो सिग्मा, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा आपके पास बनता है 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ये आ गया। फिर आपके पास बनता है पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। अब यहां पर देख देख के लिख ले, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें दो, इसमें भी दो है। देख रहे हैं, दो दो सब के अंदर है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एमओटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर C2 मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो यहां तक बेटे जितना भी इससे रिलेटेड मटेरियल था वो मैंने आपके लिए इस लेक्चर के अंदर जो है वो समो दिया है। वीडियो आपको लेक्चर पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ जो है वो शेयर भी करें। आल्सो सपोर्ट मी टू कंप्लीट माय टास्क ओवर देयर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।